जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा। कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आहान और रॉकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा। रजत की ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। जब वो उस बंगले में घुसा तो उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बंगले में कोई था ही नहीं। आहान इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रजत ने अपना कार्ड निकालकर दरवाजे के सामने स्वाइप किया, जिससे दरवाजा एलिवेटर की तरफ खुला। चारों लोग एलिवेटर से 5 में गए। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, लाउड म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग कलर की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। जब सबकी आंखें उन लाइट्स में एडजस्ट हुई, तब पता चला कि वो एक बार था। आहान सब कुछ ऑब्जर्व करके एनालाइज कर ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और वो काफी यंग और फिट था। उसका नाम अभिषेक चोपड़ा था। उस आदमी को देखकर रजत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उसने बहुत इज्जत से कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं इन दोनों को यहां ले आया। तो तुम दोनों हो जो शिमला से आए हो? हाँ, हम ही हैं। तुम में तो बहुत हिम्मत है। विकी भाई कहाँ है? विकी? आओ मेरे साथ। कुछ कदम चलने के बाद सब एक जेल के सामने पहुंचे, जिसमें विकी बंद था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ था। विकी की ऐसी हालत देखकर आहान और रॉकी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉकी जैसे ही आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला करने वाला था, उसने बंदूक निकाल ली थी। देखते हैं तुम मुझ पर पहले हाथ उठाते हो या फिर मैं बंदूक पहले चलाता हूं। रॉकी अभिषेक को घूरता रहा, पर उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। तभी रजत ने रॉकी को लात मारी और कहा, तुम तो लड़ने में माहिर हो ना, अब लड़ो। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, और तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना खुद को, अब बोलो। हाँ, तुम्हें इस बंदूक पे भरोसा है? तुम कहना क्या चाहते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर चोपड़ा के हाथ में बंदूक है? ट्रिगर दबाते ही तुम्हारा काम खत्म। रजत ने हैरान होते हुए कहा। आहान रजत की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। डेजर्ट ईगल, 0.357 इंच इन डायमीटर, फायरिंग स्पीड ऑफ 378 मीटर पर सेकेंड एंड बॉम्ब कैपेसिटी ऑफ 8। और ये बनी थी 1985 में। क्यों? सही कह रहा हूं ना? अभिषेक बिल्कुल हैरान था। जब से आहान उस बिल्डिंग में आया था, वो बहुत शांत था। अभी बंदूक को देखकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे था? आहान ने ना में सर हिला दिया। जब आहान ने ना किया तो अभिषेक और भी हैरान और परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि इस बंदूक के बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं हो सकता था। अभिषेक ने कंफ्यूज होकर आहान से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करते हो? आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिषेक को और भी अजीब लगने लगा। वो सोचने लगा था कि क्या रजत के लिए आहान से पंगा लेना सही होगा? अगर ये सच में मार्शल आर्ट में ट्रेंड है तो फिर इसके पीछे बहुत लोग होंगे। अगर इस आहान को कुछ हो गया तो मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अगर तुम वहां से हो जहां से मैं सोच रहा हूं, तो फिर आज का हादसा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तुम इस आदमी को वापस लेके जा सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग? रियली? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभिषेक समझ चुका था कि आहान इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अगर मेरे दोस्त के साथ तुम ऐसा करोगे तो मैं तो बदला लूंगा ही। ये मामला अब तभी खत्म होगा जब तुम दोनों के हाथ टूटेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता अभिषेक के हाथ में गन है और तुम हमारे साथ लड़ने तोड़ने की बात कर रहे हो? इतना बोलते ही रजत ने वहां पड़ा एक हथियार उठाया और रॉकी की तरफ फेंका।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना बोलते ही आहान ने रजत को कसकर थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से वो उड़कर कुछ कदम दूर जाकर गिरा। ये देखकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया? यह हिम्मत तुम्हें गोली चलाने की? आहान ने गुस्से में कहा। यह सुनकर अभिषेक भी अपना आपा खो बैठा और ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरते हुए आहान के आईब्रोज के बीच में थी। उसने खुद को इस तरह बचाया जिसे देखकर सब हैरान थे। अभिषेक की आंखें खुली की खुली रह गई। अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? यह सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटनों के बल बैठते हुए डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने ना में सर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? यह सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने ना में सिर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा है, मुझे उनके खातिर ही माफ कर दो सर। रॉकी रुको मत, डू इट। अभिषेक को इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। तभी रजत में थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को रॉकी की तरफ धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए रॉकी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया। दर्द की वजह से रजत भी बेहोश हो चुका था। इतना हंगामा सुनकर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और रॉकी पर हमला करना चाहा, अभिषेक ने नीचे गिरे हुए ही चिल्लाया, नहीं, जाने दो उन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूं? जाओ यहां से। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर, आपके दोस्त की यह हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज इस वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसने अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस विकी को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विकी का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगा। तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द ट्रेन। नो नीड, मैंने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा, रजत ने मैटर सॉल्व कर दिया? डैड, आप श्योर थे ना कि रजत ही जीतेगा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि रजत ही जीता है। डैड, यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियां तुड़वा कर बैठे हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? आइए और खुद देख लीजिए। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपने पिता की वजह से उसे ऐसा करना मुश्किल था। उधर मनोज शर्मा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई है। इधर अभिषेक परेशान था क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या जो मूव आहान ने किया वो कर सकते थे। ये मूव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनी से बहुत ज्यादा थी। जब आहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वो ही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया था। वो आहान की होटल की तरफ गया जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे?
मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूं। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? यंग मास्टर? अब इस बारे में इतना मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएंगी ना? वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम की तरफ चली गई। उधर आहान अपने होटल रूम में आराम कर रहा था। इतने में दरवाजा नॉक हुआ और अस्मिता अंदर आई। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं। अंदर भेज दो उन्हें। अस्मिता ओके बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहां राज आ गया। यंग मास्टर? बैठ जाइए। यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ कर देंगे। मिस्टर चोपड़ा, मेरे और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो अब बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी। थैंक यू यंग मास्टर। मैं चाहता हूं कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% के शेयर होल्डर बन जाएं। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का स्टेक होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। तो दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत को देख इसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत की मां सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, वो कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। आहान, उसका नाम आहान है और वो शिमला से आया है। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूं। रुक जाओ। एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी की, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? यह मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया है और तुम बोल रहे हो रहने दो? जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से ही हुआ, गलती उसी की है। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? और उधर राज चौधरी आहान को 30% ले लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।